हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 MTS एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था गुजरात सर्किल में। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शंस इज कॉल्ड, यानी कि जो ट्रांजिट सेक्शंस होते हैं उनके इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं। सिंपल सा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है और इंचार्ज ऑफिसर से संबंधित एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी और उसमें जितनी भी ऑफिसेस हैं उनके जो भी इंचार्ज ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांजिट सेक्शंस के इंचार्ज कौन होते हैं। तो ट्रांजिट सेक्शन के इंचार्ज या तो मेल गार्ड हो सकते हैं या मेल एजेंट, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। मेल गार्ड या मेल एजेंट में से कोई एक ट्रांजिट सेक्शन का इंचार्ज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे प्रश्न में पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बैग ऑफिस। यूनिट बैग ऑफिस को शॉर्ट में यूबीओ के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा प्रश्न ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है यूबीओ के संदर्भ में। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि जो प्रत्येक पोस्ट ऑफिस है, एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच ऑफिसेज एंड ईडीएसओस इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस। ऑप्शन नंबर 1 में कहने की कोशिश कर रहा है कि जो यूनिट बैग ऑफिस होती हैं वो सभी पोस्ट ऑफिस होती हैं डीओ और ईडीएसओ को छोड़ करके, यानी कि जो ईडीएसओ की बात करें या ब्रांच ऑफिसर्स की बात करें, इनको छोड़ करके सभी पोस्ट ऑफिस को यूनिट बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में है कि ईच ऑफिस विल मेंटेन अ डे बैग बुक एंड सबमिट अ डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू इट्स डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो इसमें बताया गया है कि जो यूनिट बैग ऑफिस है, प्रत्येक यूनिट बैग ऑफिस है, वो अपनी एक डे बैग बुक बनाती हैं। डे बैग बुक में सिंपली क्या होता है इसमें कि जितने भी आपके पास में बैग्स हैं, यानी कि जितने भी आपके पास में थैले हैं, उन थैलों का जो रिकॉर्ड है, यानी कि कितने थैले आपके पास आए, कितने थैले गए, इसके अलावा आपके पास में फिजिकल रूप से कितने थैले बचे हुए हैं। यानी कि अगर आपके पास में 4 बैग्स आए, 4 थैले आए, उनमें से 2 चले गए, तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपके पास में 2 बैग्स होने चाहिए। इसमें यह है कि आपके रिकॉर्ड में जितने हैं और फिजिकल जो भी आपके पास में स्टॉक है वो मैच कर रहा है, इस संदर्भ में आपका डे बैग बुक बनाया जाता है। तो कहने की कोशिश कर रहा है कि यूनिट बैग ऑफिस एक डे बैग बुक बनाते हैं और वो इससे डेली इसकी जो रिपोर्ट है, डेली बैग बैलेंस की जो रिपोर्ट है, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस यानी कि डीबीओ जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, उन्हें भेजते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिट बैग ऑफिस अपना डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 अभी तक सही है। बात करें स्टेटमेंट नंबर 3 की, ऑप्शन नंबर सी में क्या है। ऑप्शन नंबर सी में है कि ईच एचआरओ एंड एसआरओ, एचआरओ और एसआरओ का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है और ये कई बार आपसे पूछा भी गया है और आपको आना भी चाहिए। तो एचआरओ का मतलब है हेड रिकॉर्ड ऑफिस, एसआरओ का मतलब होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस। तो इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ईच एचआरओ एंड एसआरओ इन आरएमएस कहां पर होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस वो आरएमएस में होते हैं, इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस। ये ऑप्शन गलत है। प्रत्येक एचआरओ और एसआरओ को यूनिट बैग ऑफिस नहीं कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस यानी कि डीबीओ कहा जाता है। और डीबीओ में डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस में एचआरओ और एसआरओ भी होते हैं। इनके अलावा कई जगह पर हेड ऑफिसेस को भी, हेड ऑफिस जो होते हैं हमारे प्रधान डाकघर, उनको भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि लेवल बंडल आर ऑफ 2 क्लासेस, दैट इज। सिंपल सा इसमें आपका एक क्वेश्चन में ही आपका एक आंसर छिपा हुआ है, वो ये है कि जो लेवल बंडल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि जो 2 प्रकार के जो लेवल बंडल होते हैं, यानी कि लेवल बंडल के जो 2 टाइप्स हैं, 2 क्लासेस हैं, 2 श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है कि स्टेशन बंडल एंड सॉर्टिंग बंडल। आपका आंसर यही है कि लेवल बंडल 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, स्टेशन बंडल और शॉर्टिंग बंडल। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चौथे प्रश्न में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज
करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मेल ऑफिस, मेल बैग्स के संदर्भ में कौन सा सही कथन है, ये आपको छांटना है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि इट कंटेन्स अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल। तो आपका जब भी मेल बैग्स की जो डेफिनेशन आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में दी है, मेल बैग की डेफिनेशंस कहाँ पर दी है, तो डेफिनेशंस किसी भी टॉपिक की बात करें या किसी भी ऑफिस की बात करें, किसी भी बैग की बात करें, किसी बंडल की बात करें या किसी पद की बात करें, जो डेफिनेशन से संबंधित जो सेक्शन है वो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, और 5 का जो सेक्शन 1 है यानी कि चैप्टर 1 है वो बताता है डेफिनेशंस के बारे में। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो वहां पर मेल बैग की जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि जो जितने भी अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो लेटर मेल के, उन्हें मेल बैग को उनमें भेजा जाता है। सिंपल सा कहने का क्या मीनिंग है, सिंपल सा कहने का मीनिंग ये है कि जो भी आपके मेल बैग्स हैं उनमें अपंजीकृत लेटर मेल के आर्टिकल जाएंगे और पंजीकृत यानी कि अनरजिस्टर्ड लेटर मेल के आर्टिकल जा सकते हैं और रजिस्टर्ड मेल के आर्टिकल जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में इट कंटेन्स स्पीड पोस्ट एंड पार्सल आर्टिकल्स, ये हो सकते हैं लेकिन ऐसी कोई भी लाइन आपके डेफिनेशन में नहीं दी हुई है, तो आप लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में पूछा गया कि हु विल इशू ए ऑर्डर्स, ए ऑर्डर्स कौन जारी करता है। तो सिंपल सा आपके जो सिलेबस में ऑर्डर्स हैं, यानी कि जैसे ए ऑर्डर आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो आपके पास में सिलेबस में 3 ऑर्डर्स है। कौन कौन से, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और टीवी ऑर्डर। ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और टीवी ऑर्डर, 3 आपके पास में ऑर्डर्स हैं। ए ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके सॉर्टिंग लिस्ट जो होती है, छटाई जो आपकी लिस्ट होती है, छटाई सूची, उसमें अगर कोई भी चेंज किया जाएगा तो उस संबंध में जो भी ऑर्डर जारी किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ए ऑर्डर्स। बी ऑर्डर किन्हें कहते हैं, बी ऑर्डर्स उन्हें कहते हैं जब भी कोई आरएमएस में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसको गाइडेंस वगैरह देनी है, तो उस संबंध में जो भी ऑर्डर निकाले जाएंगे वो बी ऑर्डर्स होते हैं। टीवी ऑर्डर्स कौन से ऑर्डर्स हैं, टीवी ऑर्डर्स आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखें आप लोग। टीवी ऑर्डर्स वे ऑर्डर्स हैं जो कि कैंप बैग के आर्टिकल्स किनको संबोधित होते हैं आपको पता होगा। कैंप बैग के जो भी आर्टिकल्स हैं उनको कैसे डिस्पोजल करना है, वो कैसे क्रिएट होंगे, कैसे उनका डिस्पोजल होगा, उन सारे संबंध में जो ऑर्डर्स निकाले जाते हैं उन्हें कहते हैं टीवी ऑर्डर्स। तो ए ऑर्डर की बात करें हम लोग, चाहे बात करें हम लोग बी ऑर्डर्स की, बात करें हम लोग टीवी ऑर्डर्स की, ये तीनों ही जो ऑर्डर्स हैं वो सुब्रेंट के द्वारा निकाले जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो सुब्रेंट हैं वो कौन से होंगे, सुब्रेंट होंगे आरएमएस के। आरएमएस के जो हेड होते हैं कौन होते हैं, वो सीनियर सुब्रेंट होंगे या सुब्रेंट होंगे। तो सुब्रेंट की बात करें या सीनियर सुब्रेंट की बात करें, ये निकालते हैं इन ऑर्डर्स को, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन कौन से, आरएमएस के सुब्रेंट निकालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट, ए ऑर्डर के बाद में बी ऑर्डर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, टीवी ऑर्डर से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहे हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे गए, इन्हें भी आप लोग कवर करते रहे। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। 6वें प्रश्न में पूछा गया द वेट ऑफ एयर मेल बैग और एयर टीवी शुड नॉट एक्सीड। आपसे पूछा जा रहा है कि जो एयर मेल का जो बैग होता है, चाहे एयर टीवी जो होती है, उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें और इस संबंध में जो आंसर आप लोगों को मिल सकता है वो कहां से मिलेगा, इस प्रश्न के लिए जो आंसर मिलेगा वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से मिलेगा। वहां पर एक लाइन लिखी हुई है और एक ही लाइन में आपका एक क्वेश्चन बनता है और वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन यही है कि एयर मेल बैग और एयर टीवी का अधिकतम वजन 30 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वें प्रश्न में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रांच ऑफिस बैग। ब्रांच ऑफिस बैग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा गया है। ब्रांच ऑफिस बैग क्या होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में हम लोग बीओ बैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीओ बैग्स कहते हैं। बीओ बैग्स में सिंपली क्या होता है कि जब बीओ से अगर बैग आपके किसी एसओ या एचओ के लिए भेजे जाएंगे तब उसमें आपका बीओ का डेली अकाउंट होता है। क्या होता है, बीओ का डेली अकाउंट होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और जब अकाउंट बैग आपका एसओ या एचओ से बीओ की तरफ भेजे जाएंगे, एचओ या एसओ से बीओ की तरफ भेजे जाएंगे, तब उनमें बीओ स्लिप होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 में है कि अ ब्रांच ऑफिस बैग इज यूज्ड बिटवीन अ ब्रांच ऑफिस एंड इट्स अकाउंट ऑफिस। जो ब्रांच ऑफिस के जो बैग्स होते हैं, बीओ के जो बैग्स होते हैं, वो कहां से कहां तक जाते हैं,
तो वो जाएंगे बीओ से अपने अकाउंट ऑफिस एसओ भी हो सकती है और एचओ हो सकती है। अकाउंट ऑफिस का मतलब क्या होता है कि आपकी बीओ किस ऑफिस से जुड़ी हुई है, यानी कि एसओ से जुड़ी हुई है या एचओ से जुड़ी हुई है, उसे कहते हैं अकाउंट ऑफिस। और जिस भी ऑफिस से जुड़ी होगी वहां पर आप अपना बीओ अकाउंट बैग भेजते हैं। वहां से आपका बीओ अकाउंट बैग कहां जाएगा वो आपकी हेडेक में नहीं है, आपको सिंपली आपको अपनी ऑफिस तक पहुंचाने होते हैं। आप लोग सिंपल सा क्या करना है, आपको बीओ अकाउंट्स के जो बैग्स हैं, बीओ जो भी बैग्स हैं आपके, वो जो भी आपकी ऑफिस है या एसओ हो चाहे एचओ, वहां पर आपको पहुंचाने हैं, वो आपका अकाउंट ऑफिस होगा। स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में ब्रांच ऑफिस बैग्स आर ड्यू बैग्स। इसमें है कि जो बीओ के जो बैग्स हैं वो ड्यू बैग्स होते हैं। ड्यू बैग क्या होते हैं इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बैग्स दो प्रकार के कैटेगराइज नहीं किया गया, लेकिन आपसे पूछे गए हैं कि बैग्स कौन से हैं। आपसे सिंपल सा ऑप्शन में दिया हुआ कि कोई भी बैग ड्यू बैग है या नॉट अ ड्यू बैग है। तो आप लोग सबसे पहले जाने ड्यू बैग क्या होते हैं। ड्यू बैग वो बैग्स होते हैं जिनको भले ही आर्टिकल हो या नहीं हो, लेकिन आपको वो बैग्स भेजने होते हैं अपने अकाउंट ऑफिस के लिए। नॉट अ ड्यू बैग का मतलब क्या है कि आपके पास में उस संबंध में कोई आर्टिकल है तो आप लोग उस बैग को बनाएं या भेजें, आर्टिकल्स नहीं है तो नहीं भेजें। यानी कि नॉट अ ड्यू बैग का मतलब हो गया ऑप्शनल, आप लोग चाहे तो आर्टिकल्स हो तो भेजें, आर्टिकल्स नहीं हो तो नहीं भेजें। ड्यू बैग्स कंपलसरी बैग समझ सकते हैं आप लोग कि इनको तो आप लोगों को भेजना है चाहे आर्टिकल्स हो या नहीं हो। तो ऐसे ही बीओ के जो बैग्स हैं वो ड्यू बैग्स होते हैं। क्यों होते हैं ड्यू बैग्स? क्योंकि जब भी आपका बीओ में कुछ भी काम, भले ही आप लोगों ने ट्रांजेक्शन ना की हो, लेकिन आपका निल का जो डेली अकाउंट है, यानी कि आपका डेली अकाउंट जाता है और डेली अकाउंट भले ही आपका निल का जाए, ट्रांजेक्शन उसमें नहीं किए हो, आपका जो पिछला बैलेंस है वो आज के बैलेंस से मैच कर रहा है, यानी कि अगर आप लोग आज भेज रहे हैं अगर मैच कर रहा है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है, तब भी आपको बीओ के बैग्स भेजने हैं और डेली अकाउंट्स भेजने होते हैं। और उनमें कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम उसमें डेली अकाउंट तो होगा ही होगा। तो ब्रांच ऑफिस बैग्स आर ड्यू बैग्स, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ब्रांच ऑफिस बैग्स मे बी सेंट लूज और एनक्लोज इन अ मेल बैग्स मेड अप बाय द पोस्ट ऑफिस एंड मेल ऑफिस। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि बीओ के जो बैग्स हैं, चाहे वो आपके पोस्ट ऑफिस से भेजे जाएं चाहे मेल ऑफिस से भेजे जाएं, उन्हें या तो आप लोग अकेला भेज सकते हैं, अकेले से मतलब लूज बैग, सिंपल आप लोग अलग बैग बनाया और भेज दिया, या फिर आपकी ऑफिस से कोई मेल बैग्स जा रहा है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से हो चाहे वो मेल ऑफिस से हो, आप लोग अपने मेल बैग में भी अपने बीओ के बैग को रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया, क्वेश्चन भी थोड़ा सा पेचीदा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्यों है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पोस्टल सर्किल इज एट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिंपल सा ये पूछा गया है कि जो आपका हरियाणा जो सर्कल है, हरियाणा जो आपका सर्किल है उसका मुख्यालय कहां स्थित है। अब देखिए आप लोग ऑप्शंस को और आप लोग होंगे कंफ्यूज। आप लोगों को अगर पता है तभी आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखे चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी देखे अंबाला कैंट, ऑप्शन नंबर सी देखे अंबाला सिटी, ऑप्शन नंबर डी देखे यहाँ पे गुरुग्राम। तो गुड़गांव की बात करें, चाहे अंबाला सिटी की बात करें, अंबाला कैंट की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, सभी आप लोगों के नाम आप लोगों ने सुने जरूर होंगे, लेकिन कंफ्यूज आपको यहां पर होगा, कंफ्यूजन आप लोग यहां भी हो सकते हैं। अंबाला कैंट आंसर करें या अंबाला सिटी बात करें, आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 मिनट के लिए आप लोग वीडियो पॉज करें और आंसर सोचने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे और आपका आंसर भी हो सकता है गलत हो रहा होगा। इसका आंसर है कि हरियाणा पोस्टल सर्किल का जो मुख्यालय है वो हरियाणा कैंट, अंबाला कैंट में स्थित है। हरियाणा पोस्टल सर्किल का मुख्यालय अंबाला कैंट में स्थित है, अंबाला सिटी में स्थित नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है? पूछा आप लोगों से जाता है कि आपका जो भी सर्कल है उनके जो भी मुख्यालय हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि आपका सर्कल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 23 आपके पास में सर्कल्स हैं, उनके 23 मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9वें प्रश्न में पूछा गया कि अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स आर। अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है अफोर्डेड सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशंस।
यानी कि जब भी इनको आगे भेजा जाता है तो क्या इनको अलग से कोई सिक्योरिटी या सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इशूड फॉर डिलीवरी अलॉन्ग विद द स्पेशल डिलीवरी इंटेंडेड फॉर प्रीपेड मेल। प्रीपेड मेल के लिए जो स्पेशल डिलीवरीज दी जाती है, यानी कि स्पेशल तरीके से उनका वितरण किया जाता है, क्या उनके साथ में अनपेड आर्टिकल्स को भी भेजा जाता है? बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी डिलीवर्ड मोर क्विकली, यानी कि यथासंभव उनका वितरण किया जाता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों गलत हैं, तो आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है इसको भी आप लोग समझिए। नॉट अफोर्डेड एनी स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड डिलीवर थ्रू जनरल डिलीवरीज ओनली। इसमें कहने की कोशिश कर रहा है कि अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स हो, चाहे आपके हो इनसफिशिएंटली पेड, चाहे आपके हो इनसफिशिएंटली पेड यानी कि आपके बिना भुगतान वाले पोस्टल आर्टिकल हो, चाहे आधे अधूरे भुगतान वाले आर्टिकल्स हो, उन्हें ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी और उनका जो वितरण है वो जनरल डिलीवरी यानी कि सामान्य जो वितरण के जो तरीके हैं, सामान्य जो भी माध्यम है उनके माध्यम से किया जाएगा। उनको यथासंभव शीघ्र डिलीवर करने की कोशिश या उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। द फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर। सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज की बात करता है, कैश में भुगतान करने की, वो जो सुविधा है वो कुछ निश्चित कंडीशंस पर ही आप लोग उनको पे कर सकते हैं, वो किन के लिए उपलब्ध है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले समझे आप लोग क्वेश्चंस की लैंग्वेज को कि जो पोस्टेज चार्जेस जो भी आपके लगते हैं किसी भी आर्टिकल्स के लिए, उनका आप लोग प्री पेमेंट कर सकते हैं, पहले से भुगतान कर सकते हैं। वो भी कैसे? कैश में, नगद रूप में कर सकते हैं। किन कंडीशंस में कर सकते हैं? उनके लिए कुछ निर्धारित कंडीशंस हैं, यानी कि उनके लिए आर्टिकल्स की जो संख्या है, बात करें बड़ी सिटीज में तो 500 पैकेट्स होने चाहिए, 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट्स होने चाहिए। बात करें छोटी सिटीज में तो वहां पर 250 पैकेट्स होने चाहिए, 250 पैकेट होने चाहिए। बात करें, ये तो थे आपके अनरजिस्टर्ड, बात करें रजिस्टर्ड के लिए तो वहां पर 50 आर्टिकल से ज्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होने चाहिए। ये कंडीशंस है प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो सुविधा है वो किन के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए लेटर, इनलैंड लेटर एंड पोस्ट कार्ड, ये जो सुविधा है वो पत्र के लिए, इसके अलावा अंतर्देशीय पत्र कार्ड्स के लिए और पोस्ट कार्ड के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की जो सुविधा है वो पत्रों के लिए भी है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड्स के लिए भी है, लेटर कार्ड्स के लिए भी है, इसके अलावा पोस्ट कार्ड्स के लिए भी है, पैकेट्स के लिए भी है, अनरजिस्टर्ड पार्सल्स के लिए भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11वां प्रश्न कई बार पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। इफ एन इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज कंडीशन, अ नोटिस शुड बी सेंट टू द एड्रेसी टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस टू टेक इट्स डिलीवरी। सिंपल सा इसमें कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके पास में इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है, अंतर्देशीय या घरेलू जो कि आपके पास में पंजीकृत आर्टिकल है, पंजीकृत आर्टिकल है, पंजीकृत कोई डाक वस्तु है, आपके ऑफिस में डैमेज कंडीशन में प्राप्त हुई, टूटी फूटी स्थिति में अगर प्राप्त होती है तो उस संबंध में एक नोटिस पोस्टमास्टर के द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। पोस्टमैन उसको देख के आते हैं। प्राप्तकर्ता को यह बोला जाता है कि आपको कितने दिनों के भीतर आपको इस आर्टिकल की डिलीवरी लेनी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्राप्तकर्ता से कहा जाता है कि आपको पोस्ट ऑफिस में आना होगा, पोस्ट ऑफिस में आपको आना होगा क्योंकि आपका आर्टिकल डैमेज है। इंटीमेशन आपको दे दिया, आपको कुछ ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के भीतर भीतर आपको पोस्ट ऑफिस में आके इस आर्टिकल का वितरण लेना ही होगा। इस तरीके से उस इंटीमेशन में भेजा जाता है। आपसे पूछा गया है कि कितने समय का टाइम मिलता है। तो इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डैमेज कंडीशन में आता है तो एड्रेस सी को उस आर्टिकल की डिलीवरी संबंधित पोस्ट ऑफिस से 7 दिन के भीतर भीतर लेनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। जहां इसका थ्योरी सेक्शन दिया हुआ है वहां पर एक लाइन और जोड़ी गई है कि इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल के अलावा अगर यहां पर फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल होता, यानी कि विदेशी या पंजीकृत पत्र होता, तब ये जो 7 दिन की जो लिमिट है वो बढ़कर के 15 दिन की हो जाती है, क्योंकि अगले प्रश्न में ही आपसे पूछ लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इफ अ फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज कंडीशन, अ नोटिस शुड बी सेंट टू द एड्रेसी टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस टू टेक इट्स डिलीवरी। यानी कि आपके पास में एक फॉरेन विदेशी रजिस्टर्ड आर्टिकल से आपकी ऑफिस में डैमेज कंडीशन में प्राप्त हुआ, आपने पोस्ट मास्टर के द्वारा प्राप्तकर्ता के लिए आप लोगों ने एक नोटिस भेज दिया है, तो आपको ये बताना है कि इस आर्टिकल का वितरण लेने के लिए प्राप्तकर्ता को कितने दिनों का समय मिलता है। तो फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल के केस में 15 दिन का समय मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दोनों ही प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखें, दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया है, इफ अ पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टल चार्जेस आर ड्यू रिफ्यूज टू पे द ड्यूज अमाउंट द पोस्ट ऑफिस हैज द पावर्स टू। सिंपल सा इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक भेजने वाले व्यक्ति ने कोई आर्टिकल भेजा, मान लेते हैं इस पर 22 रुपए चार्ज लगने थे, 20 रुपए का जो चार्जेस है वो प्रेषक ने दे दिए, 2 रुपए चार्जेस अभी बकाया है। जब ये आर्टिकल प्राप्तकर्ता के पास में जाता है तो प्राप्तकर्ता से इसका डबल अमाउंट लिया जाता है, डबल अमाउंट लिया जाएगा, यानी कि 2 × 2 टोटल 4 रुपीज आपको प्राप्तकर्ता से लेने होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यह था आपका इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स के लिए। अगर प्राप्तकर्ता के प्रेषक से 22 रुपए चार्ज लगना था, उन्होंने 22 रुपए का चार्ज नहीं दिया, तो प्राप्तकर्ता से कितने रुपए लिए जाएंगे, दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे, यानी कि अनपेड आर्टिकल्स के लिए भी दोगुना चार्ज, टोटल 44 रुपए लिए जाएंगे। लेकिन प्रश्न में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो चार्जेस प्राप्तकर्ता को देने थे, कब प्राप्तकर्ता चार्जेस को कब देने के लिए बाध्य है, तब देने के लिए बाध्य है वो जब इस आर्टिकल की डिलीवरी लेगा, इस आर्टिकल का वितरण लेगा, उस कंडीशन में। अगर वितरण नहीं लेगा तो तब ये चार्जेस उनको नहीं देने होंगे, तब ये चार्जेस भेजने वाले व्यक्ति को ही देने होंगे, जब ये आर्टिकल उनके पास में पहुंच जाएगा तब। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि आर्टिकल प्राप्तकर्ता ने ले भी लिया लेकिन चार्जेस देने से मना कर रहा है, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस के पास में क्या पावर्स हैं। तो पोस्ट ऑफिस के पास में पावर्स हैं, रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिम इन द वे एज अ फाइन इम्पोज्ड अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत जो भी उन पर फाइन लगना है उस तरीके के फाइन लगा करके उस अमाउंट की रिकवरी की जा सकती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि विद होल्ड एनी आर्टिकल एड्रेस टू हिम नॉट बीइंग ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। अगर कोई आर्टिकल ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस वाला है और उस व्यक्ति के नाम से आया है तो इस आर्टिकल को नहीं रोकेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी आर्टिकल्स इस प्राप्तकर्ता को संबोधित होंगे या भेजे जाएंगे उन आर्टिकल्स को रोक लिया जाता है, यानी कि कंडीशंस ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कंफ्यूज करेगा आपको और इसका जो आंसर है आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स हैज टू पे नेसेसरीली द, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स का जो किराएदार है वो क्या पे करता है। आपसे पूछा गया है कि पोस्ट बॉक्स का किराया, पोस्ट बॉक्स का किराया। ऑप्शन नंबर बी में है कि पोस्ट बॉक्स के किराए के साथ साथ चाबी का किराया, यानी कि जो की दी जाती है, ताला और चाबी दी जाती है, उस चाबी का किराया। ऑप्शन नंबर सी में है कि पोस्ट बॉक्स का किराया प्लस ताला जो भी है, लॉक जो भी है, उसका किराया। और ऑप्शन नंबर डी में है कि पोस्ट बॉक्स के किराए के साथ साथ ताले और चाबी का किराया दिया जाता है। तो रेंटर को सिंपली पोस्ट बॉक्स का किराया ही देना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पोस्ट बॉक्स को किराएदार, पोस्ट बॉक्स का जो किराएदार है उसको पोस्ट बॉक्स का किराया देना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पोस्ट बॉक्स के साथ में आपको ताला और चाबी दी जाती है, ताला और क्या दी जाएगी, ताला और चाबी दी जाएंगी, लॉक एंड की दी जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया पर्सन रेजिडिंग विद इन द ऑर्डिनरी फीट ऑफ अ पोस्टमैन कैन अप्लाई दैट हिज आर्टिकल मे बी डिटेन्ड इन द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर टू हिम एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन। सिंपल सा ये प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है वो कि एक ये पोस्टमैन की बीट है, इस पोस्टमैन की बीट में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके नाम से कोई आर्टिकल आया है और वो ये व्यक्ति चाहता है कि इनका जो आर्टिकल है वो
पोस्ट ऑफिस में ही रख लिया जाए और वो वहां से ही जाकर के अपने डाक की डिलीवरी ले लेंगे। तो विंडो डिलीवरी की जो सुविधा है वो किन किन पोस्ट ऑफिस में होती है, ये आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले जानते हैं कि विंडो डिलीवरी में सिंपली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लिखित में एप्लीकेशन दे करके अपने आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में रखना चाहते हैं तो ऐसे आर्टिकल्स की डिलीवरी पोस्ट ऑफिस से की जाती है, जिसे विंडो डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। विंडो डिलीवरी के लिए कितने चार्जेस लिए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो विंडो डिलीवरी के लिए जो चार्जेस हैं, जो शुल्क है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि निःशुल्क दिए जाते हैं। प्राप्तकर्ता से किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस है वो नहीं लिया जाता है। विंडो डिलीवरी की सुविधा किन के लिए उपलब्ध है, कौन से डाकघरों में उपलब्ध है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपली जो लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, वो ये लिखा हुआ है कि ऐसी पोस्ट ऑफिस जहां पर पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पोस्ट बॉक्स सिस्टम जो है, पोस्ट बॉक्स की जो सुविधा है, पोस्ट बॉक्स जो फैसिलिटी है, वो जहां पर उपलब्ध नहीं है, यहां पर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए विंडो डिलीवरी की जाती है। ऑप्शंस आप लोग देखें, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी में ऑल पोस्ट ऑफिस वेयर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज इन फोर्स, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में ऑल पोस्ट ऑफिस वेयर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज नॉट इन फोर्स। तो आपके लिए जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडो डिलीवरी की सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध है जहां पर पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है उनके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, इफ नोटिस ऑफ अराइवल ऑफ पोस्टल आर्टिकल हैज वंस बीन टेंडर टू द एड्रेसी द आर्टिकल। सिंपल सा ये पूछा गया है कि एक पोस्ट ऑफिस में कोई आर्टिकल आया, कोई डाक वस्तु आई, और इस डाक वस्तु को डिलीवर करने के लिए प्राप्तकर्ता जो भी है, इनको नोटिस दे दिया गया है कि आपका आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में आ गया है। तो उस आर्टिकल के साथ में, उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है उसके साथ में क्या नहीं किया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। सिंपल सा इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक आर्टिकल ए नाम की ऑफिस में आया, प्राप्तकर्ता को इस संबंध में इंटीमेशन दे दिया गया है कि आपका आर्टिकल आ गया है, तो इस आर्टिकल को इस ऑफिस से कहीं और रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कैन बी रीडायरेक्टेड फ्री ऑफ चार्ज, तो रीडायरेक्शन संभव नहीं है, तो चार्जेस की बात ही नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी में कैन बी रीडायरेक्टेड चार्जिंग हाफ ऑफ द पोस्टेज देयर ऑन, ये भी गलत है, रीडायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कैन बी रीडायरेक्टेड चार्जिंग फ्रेश पोस्टेज देयर ऑन, ये भी गलत है। तो सिंपल सा क्या होता है कि अगर कोई आर्टिकल आपके पोस्ट ऑफिस में आ गया और आप लोगों ने प्राप्तकर्ता को नोटिस दे दिया कि आपका आर्टिकल आ गया है, प्राप्तकर्ता चाहता है कि इस आर्टिकल को किसी अन्य जगह पर भेजा जा सके, रीडायरेक्शन कर दिया जाए, तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि जब प्राप्तकर्ता आपको मिल गया तो रीडायरेक्शन का मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। 17वें प्रश्न में पूछा गया, द आर्टिकल एड्रेसेस ऑफ विच आर नॉट नॉन बी केप्ट इन डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्राप्तकर्ता ही नहीं मिल रहा है, यानी कि जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर पोस्टमैन बार बार जा रहा है और पोस्टमैन को उस एड्रेस पर, जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस पर पाने वाला जो भी व्यक्ति है, पाने वाले का जो भी नाम वगैरह है, वो व्यक्ति वहां उस एड्रेस पर नहीं मिल रहा है। तो ये पूछा गया कि नॉन के जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि जहां पर प्राप्तकर्ता रहता ही नहीं है, ऐसे आर्टिकल्स को कितने दिनों के लिए पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द आर्टिकल, आप लोग इसी को टिक कर दोगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ चले, ऑप्शन नंबर बी में देखें, 7 days आफ्टर ऑल इंक्वायरीज टू बी फाइंड द एड्रेस इज प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। इसमें यह बताया हुआ है कि 7 दिन तक आप लोगों ने वहां जाकर के बार बार ट्राई किया, बार बार कोशिश की, फिर भी आप लोग असफल रहे, तब इस आर्टिकल को 7 दिन तक रखने के बाद में लौटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, अ विलेज पोस्टमैन शुड कैरी विद हिम, एक विलेज जहां के अपने साथ क्या लेके जाता है, तो वो छोटा मोटा जो स्टॉक है पोस्टेज टिकटों का, डाक टिकटों का, वो लेके जाता है। कुछ जरूरी जो फॉर्म्स हैं, जरूरी यानी कि जो दैनिक कामों में आने वाले जो फॉर्म्स हैं,
उनको रखता है। उसके अलावा बीपी आर्टिकल से संबंधित जो फॉर्म्स होते हैं उनको रखता है। मनी ऑर्डर के जो फॉर्म्स हैं वो सारी चीजें रखता है। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सारी चीजें रखता है। ऑप्शन नंबर 1 में है स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों का छोटा मोटा स्टॉक रखता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी में पोस्टल फॉर्म कॉमनली यूज्ड बाय पब्लिक, जनता द्वारा सामान्य जो फॉर्म्स है, पोस्टल जो फॉर्म्स है उनका रख रखाव करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में मनी ऑर्डर फॉर्म, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पोस्टमैन के थैले में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया फर्स्ट क्लास मेल्स इंक्लूड, फर्स्ट क्लास की मेल में क्या होता है, प्रथम श्रेणी की जो डाक होती है उनमें क्या क्या होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लें। सबसे पहले मिलेगा उसमें लेटर यानी कि पत्र, उसके बाद इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय लेटर कार्ड, पत्र कार्ड, और उसके बाद में मिलेगा आपको पोस्ट कार्ड। ये फर्स्ट क्लास की मेल्स हैं। और ऑप्शंस में देखें आप लोग, लेटर्स बिल्कुल सही है, पेडिकल्स गलत है। ऑप्शन नंबर सी लेटर कार्ड्स बिल्कुल सही है। पोस्ट कार्ड भी होता तो वो भी सही होता, ऑप्शंस में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। फर्स्ट क्लास की मेल्स के अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे लेटर है, इनलैंड लेटर कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, इनके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे पार्सल है, ब्लाइंड लिटरेचर का पैकेट है, बीएलपी है, और बुक पैकेट्स हैं, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है, वो सभी सेकंड क्लास की मेल्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया द मैक्सिमम वेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ लेटर इज, यानी कि एक पत्र का, एक लेटर का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया अ बुक पैकेट में कंटेन हैंड रिटन नोट्स, तो एक बुक पैकेट में हैंड रिटन नोट हो सकते हैं, इस बात का पहले आप लोग ध्यान रखें। और हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो किससे संबंधित होनी चाहिए, बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए, या कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। बुक पैकेट से संबंधित एक बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि बुक पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा कितनी होती है, तो वो होती है 5 किलोग्राम। कंफ्यूज करने के लिए आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि पैटर्न एंड सैंपल पैकेट का अधिकतम वजन कितना होता है, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट का अधिकतम वजन कितना होता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखें 2 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, 22वें प्रश्न में पूछा गया द लाइसेंस फॉर यूज ऑफ अ पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय, पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन को यूज करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ध्यान रखें वो होता है हेड ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन होगा, हेड ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं होगा, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन होगा। आप लोग ध्यान रखें इसका क्या आंसर होगा, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। पोस्टल डिवीजन और आरएमएस डिवीजन ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में हेड ऑफ द पोस्टल रीजन, ये भी गलत है। हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल, ये भी गलत है। ऑप्शंस एक्चुअली इसके गलत हैं, यहाँ पर आप लोग इसको सही कर लें, इस ऑप्शन को सही कर लें आप लोग, इसमें आपका सही होगा हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट, मशीन फ्रैंक्ड के आर्टिकल्स को कहां पर पोस्ट किया जा सकता है, तो सिंपल सी एक स्टोरी आप लोग याद रखें। तो फ्रैंकिंग मशीन आपकी ये है, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है, तो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी करेगा मंडल प्रमुख। मंडल प्रमुख कौन होते हैं, सीनियर सुप्रीडेंट होंगे पोस्ट ऑफिस वाले, क्योंकि पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन की बात की जा रही है, आरएमएस की बात नहीं की जाती है, तो मंडल प्रमुख होंगे। तो ध्यान रखें एसएसपी होंगे या एसपी होंगे, कौन से, पोस्टल डिवीजन वाले, लाइसेंस जारी करने वाले व्यक्ति। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा गया कि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई किससे संबंधित है, तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जो शब्द है वो फ्रैंकिंग मशीन से ही संबंधित होते हैं। फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल्स हैं उन पर एक छाप लगती है, किसकी लगती है छाप, फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगती है। और छाप लगने के बाद में, मोहर लगने के बाद में, छाप लगने के बाद में, इंप्रेशन लगने के बाद में उस आर्टिकल को कहा जाता है फ्रैंक्ड आर्टिकल, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कहा जाएगा। तो ऐसे आर्टिकल्स को अगर गलती से किसी व्यक्ति ने लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, तो उस आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल माना जाता है। क्या माना जाता है, अनपेड आर्टिकल। अनपेड आर्टिकल का मतलब होता है बिना भुगतान वाला आर्टिकल, बिना भुगतान वाला
आर्टिकल, यानी कि ऐसा आर्टिकल मान के चलो जिस पर चार्ज लगने थे 22 रुपए और 22 रुपए का ही आपका भुगतान नहीं किया जाए तो ऐसे आर्टिकल को कहा जाएगा अनपेड आर्टिकल्स। तो अनपेड आर्टिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा गलती से लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है, ये आप लोगों को पता चल गया। लेकिन कहां पर पोस्ट कर सकते हैं? जब भी आपको लाइसेंस दिया जाता है उस लाइसेंस में आपको 2 पोस्ट ऑफिस के नाम दिए जाते हैं, उन 2 पोस्ट ऑफिस में ही आप लोग इन आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है एनी पोस्ट ऑफिस, गलत। ऑप्शन नंबर बी एनी पोस्ट ऑफिस आरएमएस ऑफिस, गलत। ऑप्शन नंबर सी 1 स्पेसिफाइड ऑफिस ओनली, गलत। नॉट मोर देन 2 स्पेसिफाइड ऑफिस का मतलब है कि 2 ऑफिसेस में ही कर सकते हैं आप लोग, जो कि कहां पर चिन्हित है, कहां पर इनके नाम दिए हुए, इसके नाम आपको लाइसेंस में मिलते हैं। जो भी आपका लाइसेंस होता है उस लाइसेंस में इन ऑफिसेस के नाम होते हैं। तो आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखें। नॉट मोर देन 2 स्पेसिफाइड ऑफिसेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया कि कॉइन्स एंड प्रीशियस स्टोन्स कैन बी सेंट एज, जो सिक्के हैं, जो कीमती पत्थर हैं, इसके अलावा बुलियंस हैं या सोने का कोई सामान है, कीमती जो सामान है, आभूषण है, ज्वेलरीज है, उनको सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड करके ही भेज सकते हैं। इंश्योर्ड लेटर या इंश्योर्ड पार्सल करके ही भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया था पीरियड ऑफ रेंटल ऑफ अ पोस्ट बॉक्स कमेंस फ्रॉम, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स है उसका किराया कब से शुरू होता है, ये पूछा गया है। तो मान के चलते हैं कि आप लोगों ने 5 अप्रैल को पोस्ट बॉक्स आपको अलॉट हुआ, पोस्ट बॉक्स आपको 5 अप्रैल को आवंटित हुआ, तो पूछा गया है कि आपका जो किराया है वो कब से लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 में है द डे ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जब भी आपको अलॉटमेंट किया गया है उस तारीख से, यानी कि 5 अप्रैल से, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जिस महीने में आपका पोस्ट बॉक्स आपको दिया गया है, अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है, उसकी पहली तारीख से, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर ऑफ अलॉटमेंट, गलत है। तिमाही का जो क्वार्टर जो भी होता है, तिमाही महीने का जो भी पहला डे है, जैसे मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल से आपका क्वार्टर शुरू होता है, पहला क्वार्टर, वित्तीय वर्ष का पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो कि कब खत्म होगा, अप्रैल मई जून, 30 जून को खत्म होता है। ये कहना चाह रहा है कि क्या आपका जो पहला क्वार्टर है, यानी कि जो क्वार्टर का पहला महीना है, कोई सा भी क्वार्टर हो सकता है, वो पहला क्वार्टर हो सकता है, दूसरा क्वार्टर हो सकता है। दूसरा क्वार्टर कब से कब तक चलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने तक चलेगा। तो कहना यह चाह रहा है कि जो क्वार्टर का पहला महीना, चाहे अप्रैल हो चाहे जुलाई हो, क्वार्टर के पहले महीने से ये शुरू होगा, ये गलत है। फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जिस क्वार्टर में आपको अलॉट किया जाएगा उस महीने की पहली तारीख से, गलत है। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द अलॉटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपकी स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से आपका किराया चालू होगा, ये गलत है। तो क्या सही है इस प्रश्न के लिए सही आंसर? मान के चलते हैं कि आप लोगों ने 10 जून को आपके लिए पोस्ट बॉक्स अलॉट हुआ, तो जिस महीने में पोस्ट बॉक्स आपको आवंटित किया जाएगा उस महीने की पहली तारीख, यानी कि जून का पहला तारीख, यानी कि 1 जून। अप्रैल में किया गया तो 1 अप्रैल, फरवरी में किया जाएगा तो 1 फरवरी, जो भी जिस महीने में आपका अलॉटमेंट होगा उसकी 1 तारीख से आपका अलॉटमेंट माना जाएगा, उसी दिन से आपका किराया चालू माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया था फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स थ्रू पोस्ट बैग्स इज अवेलेबल एट, पोस्ट बैग की बात कर रहा है, नॉट पोस्ट बैग, पोस्ट बैग की बात कर रहा है, पोस्ट बॉक्स से संबंधित प्रश्न नहीं है। पूछा गया कि पोस्ट बैग की सुविधा कहां पर उपलब्ध होती है, तो पोस्ट बैग की जो सुविधा है वो सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है, चाहे वहां पर पोस्ट बॉक्स की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो, पोस्ट बॉक्स वहां उपलब्ध हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोस्ट बॉक्स है या नहीं, आप लोगों को सभी वितरण डाकघर में पोस्ट बैग की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न में पूछा गया है एन एड्रेसी में ऑथराइज द पोस्टमास्टर बाई अप्लाइंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू डिलीवर और पे टू हिज मैसेंजर हिज ऑल
सिंपल सा इसमें यह कहने की कोशिश कर रहा है कि एक व्यक्ति लिखित में आवेदन करता है, लिखित में एप्लीकेशन देता है किसको, पोस्ट मास्टर को, और उस एप्लीकेशन में वो ये लिखते हैं कि मेरी जो डाक है वो मेरी अनुपस्थिति में बी नाम के व्यक्ति को दे दी जाए। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि वो कौन कौन से आर्टिकल हो सकते हैं जिन्हें डिलीवर किया जा सकता है। तो कोई भी आर्टिकल डिलीवर किया जा सकता है, पहले इस बात का ध्यान रखें। अगर प्राप्तकर्ता ने लिखित में पोस्ट मास्टर को एप्लीकेशन दी है कि मेरे आर्टिकल्स किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए जाएं, तो वो सभी आर्टिकल्स दे दिए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में रजिस्टर्ड आर्टिकल दिया जा सकता है, इश्यूड आर्टिकल दिया जा सकता है, मनी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न अच्छा क्या पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न अभी आपके लिए आगे आने वाला है। ये है अच्छा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बार बार पूछा गया। वो ये पूछा गया कि इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एड्रेसी authorizing the post offices to deliver articles to persons other than themselves will be treated as lapsed after। सिंपल सा ये कहने की कोशिश कर रहा है वो कि इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं किसको, एड्रेसी के द्वारा, कि मेरी जो डाक है वो मुझे ना दे करके किसी अन्य व्यक्ति को दे दी जाए। ऐसे जो दिशा निर्देश हैं वो कितने समय तक के लिए वैलिड रहते हैं। कहना क्या चाहता है कि ए नाम का व्यक्ति पोस्ट मास्टर को लिखित में एप्लीकेशन दे रहा है, पोस्ट ऑफिस में लिखित में एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरी जो डाक है मेरे एब्सेंस में बी नाम के व्यक्ति को दे दी जाए। तो सारे आर्टिकल्स दिए जा सकते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। दूसरा ये पूछा गया है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो दिशा निर्देश हैं, वो कितने समय तक के लिए वैलिड रहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है उसके बारे में। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वो आर्टिकल्स दे रहे हैं, तो उस केस में ये जो लिमिट है इंस्ट्रक्शंस की वो 3 महीने की बजाय वो कितने की होती है, 3 साल की लिमिट होती है। इस बात का ध्यान रखें, 3 साल की लिमिट्स होती है ऐसे इंस्ट्रक्शंस के लिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक और अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है वो किसी स्थान को छोड़ करके, अपने किसी स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर जाता है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है कि उनके जो आर्टिकल्स है वो पुरानी जगह पर ना दे करके उनका जो नया स्थान है वहां पर दिए जाएं। ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसको भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि प्राप्तकर्ता जिस जगह को छोड़ता है, जिस ऑफिस को छोड़ता है, जिस जगह को छोड़ता है उस जगह की जो ऑफिस है, उस जगह की जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर अपने इंस्ट्रक्शंस देगा। इसके अलावा जिस नई जगह पर जाएगा उस नई जगह की पोस्ट ऑफिस को भी वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरे आर्टिकल्स इस जगह पर भेजे जाएं। दोबारा से समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति किसी जगह को छोड़ करके, ओल्ड जगह को छोड़ करके न्यू जगह पर जाता है, तो वो दिशा निर्देश देगा, किसको देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, किसको देगा, जहां पर वो पहले रहता था पुरानी जगह की जो पोस्ट ऑफिस है उसके लिए भी दिशा निर्देश देगा कि मेरे आर्टिकल्स पुरानी जगह पर ना दे करके नई जगह पर दिए जाएं। और नई जगह की पोस्ट ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरा एड्रेस अब ये है, मेरे नाम से जो भी आर्टिकल्स आए वो मेरे इस एड्रेस पर डिलीवर्ड किए जाएं। तो जहां से आया है व्यक्ति, जहां के लिए जा रहा है व्यक्ति, उन दोनों ही पोस्ट ऑफिस को लिखित में इंस्ट्रक्शंस देगा। और ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो 3 माह के लिए ही होती है। हर 3 माह बाद ऐसे इंस्ट्रक्शंस पुरानी ऑफिस के लिए और नई ऑफिस दोनों के लिए दिए जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यहां पर आंसर 3 साल है, यानी कि जब भी आपका पते के बदलाव के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा, पते के बदलाव के संबंध में जब वैलिडिटी पूछी जाएगी तब आपका आंसर होगा 3 माह। जब व्यक्ति एक नाम से दूसरे नाम का कोई व्यक्ति को ऑथराइज करेगा, अपने एजेंट को ऑथराइज करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज करेगा उसकी जगह पर डाक लेने के लिए, तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं
वो 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही प्रश्न कंफ्यूज करेंगे, दोनों ही प्रश्नों को आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, द पोस्ट ऑफिस हैज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग विद इन इंडिया। कहने का प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो ये पूछा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पूछा ये गया है कि डाकघर ऐसी कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके लिए वो स्पेशल अरेंजमेंट्स करता है। आप लोग ध्यान रखें, इस तरीके से समझे प्रश्न को कि पोस्ट ऑफिस किन आर्टिकल्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करता है उनके आर्टिकल के डिलीवरी से संबंधित। तो जो फर्स्ट क्लास की जो मेल्स होती हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, जैसे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बाई एयर भेजा जाएगा, उनको पहले उनका वितरण किया जाता है, यानी कि उनका वितरण है वो शीघ्र रूप से किया जाएगा। यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनकी जो डिलीवरी है वो सबसे पहले की जाए, क्विक डिलीवरी की जाती है, सबसे तेज उन्हीं की डिलीवरी की जाती है। तो ये जो प्रिविलेज है, ये जो लाभ है वो किन को मिले हुए हैं? फर्स्ट क्लास की मेल्स को मिले हुए हैं। और फर्स्ट क्लास की मेल में कौन आता है? तो सबसे पहले आप लोग लिखें फर्स्ट क्लास की मेल में लेटर, दूसरा लिखें इनलैंड लेटर कार्ड, तीसरा लिखें पोस्ट कार्ड। अब देखिए आप लोग ऑप्शंस को, ऑप्शन नंबर 1 में लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी में है लेटर एंड पैकेट्स, पैकेट गलत। ऑप्शन नंबर सी लेटर एंड पार्सल, पार्सल गलत। ऑप्शन नंबर डी लेटर पोस्ट कार्ड सही, पार्सल गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। लेटर पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड्स को ही स्पेशल अरेंजमेंट्स दिए जाते हैं डिलीवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया, द वेट ऑफ बुक पैकेट शुड नॉट एक्सीड। बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 किलोग्राम। आप लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।